नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हितेश ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम अकाउंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पेटेंट आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ज़रा इमेजिन कीजिए कि किसी ने सालों की कड़ी मेहनत, बहुत सारी रिसर्च और अनगिनत प्रयोगों के बाद एक ऐसी मशीन बनाई है जो पूरी दुनिया का काम करने का तरीका बदल सकती है। हाँ, एक बहुत ही शानदार मशीन। लेकिन जरा सोचिए कि अगले ही दिन कोई और उस मशीन की बिल्कुल हूबहू नकल कर ले, मतलब उसे अपना बताकर बाजार में आधी कीमत पर बेचने लगे, तो क्या होगा? जो असली बनाने वाला है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। और इसी चोरी को रोकने के लिए पेटेंट नाम का एक कानूनी हथियार या ढाल बनाई गई। लेकिन आज हमारी इस क्लास का फोकस सिर्फ इस लीगल ढाल पर नहीं है। हाँ, हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा सवाल इससे एक कदम आगे का है। इस अदृश्य आइडिया की कीमत को कागजों पर कैसे दिखाया जाए? बिना किसी जमीन या फैक्ट्री के हम एक विचार को बैलेंस शीट का सबसे बड़ा हिस्सा कैसे बना देते हैं? यही तो बिजनेस की दुनिया का सबसे दिलचस्प खेल है। तो चलिए सबसे पहले पेटेंट की बेसिक परिभाषा को समझते हैं। पेटेंट को आमतौर पर एक इंटैंजिबल रियल एसेट कहा जाता है, यानी एक ऐसी अदृश्य संपत्ति जो वाकई में वास्तविक है। आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार की तरफ से किसी आविष्कारक को दिया गया एक कानूनी अधिकार है। ये अधिकार एक तय समय के लिए होता है, जैसे कि 20 साल। इन 20 सालों में उस चीज को बनाने या बेचने का एक अधिकार सिर्फ आपके पास होता है। एक अधिकार यानी मोनोपोली। कोई और आपकी इजाजत के बिना उसकी नकल नहीं कर सकता। इसे आप एक लीगल टोल बूथ की तरह समझ सकते हैं। आपने मेहनत करके एक नया रास्ता बनाया है, तो आप जो भी उस तकनीक का इस्तेमाल करेगा उसे आपको टोल टैक्स या रॉयल्टी देनी होगी। लीगल टोल बूथ, ये काफी अच्छा उदाहरण है। अच्छा, मुझे यहाँ एक बात पूछनी है। इसे इनटैंजिबल या अदृश्य कहना तो समझ में आता है, क्योंकि ये एक हक है, हम इसे छू नहीं सकते। लेकिन इसे रियल एसेट या वास्तविक संपत्ति क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही कॉमन सवाल है। देखिए, अकाउंटिंग में रियल होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे छू सकें। इसका मतलब है कि उसकी बाजार में कोई असली वित्तीय कीमत होनी चाहिए। मतलब अगर वो पेटेंट आपको हर साल करोड़ों का रेवेन्यू दे रहा है, तो वो किसी भी मशीन या बिल्डिंग से कम रियल नहीं है ना? बिल्कुल सही। और ये अधिकार इतना कीमती होता है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इन पेटेंट्स के लिए ही छोटी स्टार्टअप्स को खरीद लेती हैं। उन्हें उनका ऑफिस या कोई फर्नीचर नहीं चाहिए होता। हाँ, बल्कि वो उनका पेटेंट पोर्टफोलियो खरीद रहे होते हैं। वो अदृश्य संपत्ति ही असल प्रोडक्ट होती है। एकदम सही। अब देखते हैं कि ये एकाधिकार बिजनेस को बाजार में सबसे अलग और बेहतर कैसे बनाता है। चलिए फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कंपनी है जिसने सालों की रिसर्च के बाद कैंसर की एक नई दवा बनाई। हाँ, और उस रिसर्च और टेस्टिंग में उनके शायद $2 बिलियन लग गए। लेकिन जब दवा बन गई तो उसकी एक गोली बनाने का एक्चुअल खर्च शायद सिर्फ 10 रुपए ही हो। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर पेटेंट नाम की ये ढाल नहीं होती तो क्या होता? दूसरी कंपनियां तुरंत उस 10 रुपए की गोली का फॉर्मूला कॉपी कर लेती और उसे 20 रुपए में बेचने लगती। तब तो जिस कंपनी ने $2 बिलियन का रिस्क लिया था, वो अपना पैसा कभी रिकवर ही नहीं कर पाती। वो तो बैंकरप्ट हो जाती। सही कहा। और इसीलिए पेटेंट उस कंपनी को मोनोपोली देता है। अगले 20 साल तक सिर्फ वही कंपनी वो दवा बना सकती है। वो 10 रुपए की गोली को 1000 रुपए में बेच सकते हैं, ताकि उनका सारा रिसर्च का खर्च निकल सके और वो मुनाफा कमा सके। अच्छा, अब अकाउंटिंग के नियमों पर आते हैं। जब पेटेंट बिजनेस को इतना फायदा पहुंचाता है तो इसे बुक्स में कैसे दर्ज करते हैं? अकाउंटिंग के नजरिए से पेटेंट एक रियल अकाउंट है, और इस पर हमारा वो फेमस गोल्डन रूल लागू होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो। यहीं पर अक्सर स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं। अगर पेटेंट एक अदृश्य चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, तो ये बिजनेस में अंदर कैसे आ सकती है? एक अदृश्य चीज पर डेबिट व्हाट कम्स इन का नियम कैसे लगेगा? ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम आने का मतलब भौतिक रूप से या फिजिकली आना समझ लेते हैं। अकाउंटिंग में यहाँ आने का मतलब है ओनरशिप या स्वामित्व का ट्रांसफर होना। अच्छा, मतलब जब सरकार या किसी और कंपनी से कानूनी कागजात पर उस कंपनी का नाम दर्ज हो जाता है, तब वो अधिकार व्यापार में आ जाता है, किया जाता है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। वो क्या कंपनी अपनी मर्जी से उस पेटेंट की कोई भी वैल्यू दिखा सकती है?
मतलब मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया और उसे बैलेंस शीट में 500 करोड़ का दिखा दिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग के नियम हवाई बातों पर नहीं चलते। इसमें दो अलग अलग स्थितियां होती हैं। पहली, अगर आपने वो पेटेंट किसी और से खरीदा है, जिसे परचेज्ड पेटेंट कहते हैं। तब तो सिंपल है, मैंने जितने पैसे देकर उसे खरीदा है वही उसकी वैल्यू होगी। हाँ, वो सीधा आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति बहुत ही पेचीदा है। अगर आपने वो पेटेंट अपनी ही कंपनी की लैब में रिसर्च करके खुद बनाया है, जिसे इंटरनली जनरेटेड पेटेंट कहते हैं। जैसे उस फार्मा कंपनी ने $2 बिलियन खर्च करके दवा बनाई थी, तो क्या वो $2 बिलियन को पेटेंट की वैल्यू के तौर पर बैलेंस शीट में दिखाएंगे? यही तो सबसे बड़ा शौक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि रिसर्च में जो भी पैसा खर्च हुआ है, उसे आप एसेट नहीं मान सकते। उसे उसी साल का खर्च मानकर P&L अकाउंट में डालना पड़ता है। अरे, मतलब $2 बिलियन का खर्च सिर्फ एक एक्सपेंस बन जाएगा? तो फिर बैलेंस शीट में पेटेंट की वैल्यू क्या दिखेगी? सिर्फ उसे रजिस्टर कराने की कानूनी फीस, जो शायद कुछ $1000 ही होगी। इसीलिए कई बार बड़ी कंपनियों की असली ताकत उनकी बैलेंस शीट में पूरी तरह दिखती ही नहीं है। ये तो अकाउंटिंग का बहुत ही सेफ और कंजर्वेटिव तरीका है, ताकि कोई झूठी वैल्यू ना लिखा सके। चलिए, अब एक और जरूरी बात पर आते हैं। हमने कहा था कि पेटेंट का समय निश्चित होता है, जैसे 20 साल। तो जब ये समय बीत रहा होता है, तब क्या होता है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। पेटेंट एक अमोर्टाइजेबल एसेट है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू समय के साथ धीरे धीरे कम की जाती है। मैं इसे एक रेत की घड़ी की तरह समझाना पसंद करता हूँ। जब आपको पेटेंट मिलता है तो वो ऊपर तक रेत से भरी होती है, लेकिन हर साल वो रेत नीचे गिरती रहती है और पेटेंट का समय कम होता जाता है। बिल्कुल, और इस कम होती हुई वैल्यू को किताबों में दर्ज करने को ही अमोर्टाइजेशन कहते हैं। लोग अक्सर इसे डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। हाँ, डेप्रिसिएशन तो मशीनों या भौतिक चीजों के घिसने पर लगता है ना? सही कहा। मशीन पुरानी होती है, घिसती है, तो डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन पेटेंट कोई मशीन तो है नहीं, वो तो एक कागज है। उसकी वैल्यू इसलिए कम होती है क्योंकि उसकी लाइफ या उसका कानूनी समय खत्म हो रहा है। और ये हर साल वैल्यू कम करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो 20वें साल में अचानक कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जब रेत की घड़ी पूरी खाली हो जाएगी। हाँ, और बिजनेस की दुनिया में उस झटके को पेटेंट क्लिफ कहा जाता है, मतलब एकदम से खाई में गिरना। जब पेटेंट एक्सपायर होता है तो कोई भी उस चीज की नकल करने लगता है और कंपनी का रेवेन्यू 80 से 90% तक गिर जाता है। अच्छा, एक बात और, क्या ऐसा हो सकता है कि 20 साल पूरे होने से पहले ही कोई नई तकनीक आ जाए? मतलब पेटेंट तो अभी 15 साल और वैलिड है, पर बाजार में उसकी कोई डिमांड ही ना बचे। ऐसा टेक इंडस्ट्री में बहुत आम है, और यहीं पर इम्पेयरमेंट का रूल आता है। अगर अचानक नई तकनीक आने से आपका पेटेंट बेकार हो जाए तो आपको तुरंत उसकी बची हुई सारी वैल्यू को किताबों से हटाकर जीरो करना पड़ता है। मतलब कंपनी को बड़ा नुकसान बुक करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज के समय में मशीनें नहीं, बल्कि ये अदृश्य आइडियाज ही असली संपत्तियां हैं। बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। अगर किसी कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति सिर्फ एक अदृश्य पेटेंट है, जिसका समय रोज रेत की तरह कम हो रहा है, और नई तकनीक उसे कभी भी बेकार कर सकती है, तो क्या वो कंपनी सच में उतनी सुरक्षित है, या उसका पूरा भविष्य सिर्फ इस बात पर टिका है कि वो अगला नया आविष्कार कितनी जल्दी करती है? ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने अकाउंट का पेटेंट के टॉपिक को आसान भाषा में समझा। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।